नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन आज हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद थे और साथ ही साथ सांसद भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि नया भवन तेजी से आगे बढ़ रहे लोगों की भावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इसमें शामिल हुए। वीडी शर्मा और सुधीर गुप्ता भी इसमें मौजूद रहे। तो नए भवन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों हुआ और उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी इस मौके पर यहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही सांसदों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास निमंत्रण भेजा था और कैबिनेट की बैठक भी नए मध्य प्रदेश भवन में ही होनी है। आज उद्घाटन किया गया। 1.5 एकड़ में ये एमपी भवन जो है ये फैला हुआ है, ये बनाया जो गया है। इसमें कुल 104 कमरे हैं और वीवीआईपीज के लिए 2 वीवीआईपीज के लिए जो है 2 स्वीट्स भी यहां पर तैयार हैं। और बाद में सोचा कि बने भवन तो ऐसा बने कि 50 साल फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े। अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से 50 साल के बाद भी भारत कैसा होगा उसकी बुनियाद रखी। हमारा भवन भी आने वाले कई वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। मैं इस भवन के निर्माण में जिन भी मित्रों ने सहयोग किया है, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, एजेंसी तो हमने भारत सरकार की ही तय की थी। एनडीएमसी ने अब काम के पूर्णता का भी सर्टिफिकेट वगैरह सब पूरा करके एनवीसीसी ने इस भवन को बनाया। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक हो रही है। एमपी के बीजेपी के सांसद सभी इस बैठक में मौजूद हैं और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं। सांसदों में रोडमल नागर, केपी सिंह, अनिल फिरोजिया, सुधीर गुप्ता, महेंद्र सिंह सोलंकी, विवेक शेजवलकर, तमाम सांसद मौजूद हैं और राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं सीधे और समझते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर यह बैठक चल रही है। सीधे अशरफ से जानते हैं। अशरफ, तमाम सांसदों को नया मध्य प्रदेश भवन का जब उद्घाटन होना था तो खास तौर पर मुख्यमंत्री ने न्योता भेजा था। कैबिनेट की बैठक भी शायद यही होने वाली है, ये बात कही गई थी और अब सांसदों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। चुनावी साल है, क्या हो रहा है चर्चा में? पुनीत, देखिए, सांसदों के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक थी वो पुराने भवन में हो चुकी है और वो खत्म हो गई और उसके बाद मुख्यमंत्री तमाम सांसदों के साथ और अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनके साथ यहाँ लोकार्पण के मौके पर आ चुके हैं। लोकार्पण हो गया और मुख्यमंत्री ने इस भवन को जनता के लिए समर्पित किया है और कहा है कि इस भवन के जरिए जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, खासकर जो दिल्ली में रहते हैं या दूसरे राज्यों के हैं, वो राज्य की संस्कृति से रूबरू, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आदिवासी कला हो, राज्य के जो कलाकार हैं, चाहे वो शिल्पकार हो या सांस्कृतिक कला में हो, उन लोगों के भी यहाँ पर जान सकेंगे कि मध्य प्रदेश का जो परंपरा है, जो वो कैसी है, संस्कृति कैसी है। यहाँ की इमारतों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, वन्य जीव हैं। आप वन्य जीवों के उसमें तो सबसे पहले आता है कि बाघों का राज्य कहा जाता है और अब तो टाइगर भी यहाँ है। तो जैसे इस भवन में एंटर होते हैं तो बाहर की दीवार पर एक टाइगर को भी शो कर रखा है, जो एक तरह से राज्य की संस्कृति का ही हिस्सा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि ये जो जनता की ज़रूरतों को पूरा करेगा और आने वाले 50 साल के लिए ये भवन बनाया गया। पुराने भवन में सुविधाएं नहीं थी, ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो मुख्यमंत्री और सांसदों की हुई थी। मुख्यमंत्री हर सत्र में, राज्य जो संसद का सत्र होता है उसमें दिल्ली आते हैं और राज्य के सांसदों से बैठक करते हैं। आज भी इसी सिलसिले में यहाँ बैठक की और राज्य के मुद्दों को सदन में उठाने की बात की। हर जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो चाहे वो विकास की बात हो या आर्थिक अर्थव्यवस्था का पहिया मजबूत करने के लिए केंद्र से जो मदद चाहिए, इस तरह के
मामलों को सदन में उठाने की उन्होंने बात की। पुनीत, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। भोपाल में जगत गुरु रामभद्राचार्य कथा कर रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री भी उनके दर्शन करने पहुंचे और यहां रामभद्राचार्य ने सीएम शिवराज को दोबारा सीएम बनने का आशीर्वाद दिया है, जिससे चुनावी मौसम में एमपी की सियासत गरमाई हुई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीएम शिवराज को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। दरअसल राजधानी में रामभद्राचार्य की कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ पहुंचे और रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो सीएम शिवराज को फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए रणनीति भी तैयार है। हमने सोचा कि अपने सामने कोई बात नहीं, ये कह रहे कि गुरुजी कुर्सी तो मुझे मिली ही है, अगले चुनाव में फिर कुर्सी दिलवा दीजिएगा तो मिल जाएगी। तो मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूं शिवराज सिंह जी, कुर्सी आपको मिलेगी, मैंने पूरी रणनीति बना ली है। वहीं इस मामले पर चुनावी साल में एमपी का सियासी पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के द्वारा सीएम शिवराज को फिर से सीएम की कुर्सी दिलाने की रणनीति वाले बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि संतों को अपना काम करना चाहिए, संतों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। रामभद्राचार्य जी संत हैं, उनका सम्मान करते हैं और यदि उन्होंने रणनीति बनाई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। राजनीति और धर्म मौजूदा वक्त में एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कभी राजनीति धर्म का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है तो कभी धर्म राजनीति का। हालांकि भारत की धर्म निरपेक्षता इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि दोनों के बीच की लकीर हमेशा बरकरार रहे। इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का संकल्प वो दोहरा रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन है? हिंदू राष्ट्र का आओ, जाति जात के इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में आयोजित कथा में हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम हमारा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान किया और उसके बाद माघी मेले में संतों से मुलाकात की। राजधानी भोपाल से 14 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर गांव का नाम अब जगदीशपुर हो चुका है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 308 साल पहले यह गांव जगदीशपुर के नाम से ही जाना जाता था। वहीं इस्लाम नगर का नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस निशाना साध रही है और कह रही कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। शहर के नाम बदलने से विकास नहीं होने वाला। जहां का नाम बदला गया, क्या वहां पानी, सड़क, बिजली की समस्या दूर हो गई क्या? सरकार ने आज भोपाल की फंदा पंचायत के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को मंजूर करते हुए इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की राजस्व विभाग में अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्र के ग्रामीण जन वर्षों से मांग कर रहे थे, क्योंकि सभी को इतिहास पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजनीति कर रही है नाम बदलने की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदलने से वहाँ की दशा बदल जाएगी? आप जहाँ जहाँ भी नाम बदलते हैं वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है वो सुधर जाएगी। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, आज युवा बेरोजगार है, बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, तो इस तरीके से जो हो रहा है, क्या उस पर सरकार कोई नियंत्रण कर पा रही है?
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी की शिकायत करी है कांग्रेस ने। ये साइबर क्राइम में शिकायत कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर गलत ट्वीट करने का आरोप इन पर लगाया गया है और कहा गया है कि ट्वीट में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। के मिश्रा ने यह बात कही है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही है। के मिश्रा ने यह भी कहा और उन्होंने कहा कि साइबर थाने में सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर फिर भी एक्शन नहीं होता तो कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक प्रवक्ता होते हैं जो पहले मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी को लेकर एक गलत मिथ्या ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह जी को गौ मांस खाने वालों का संरक्षक बताया है और जिन शब्दों का उन्होंने उस ट्वीट में उल्लेख किया है, जो सावरकर ने गौ मांस खाने का समर्थन किया है, वो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नाम पर डाला है। पूरी तरह से कूटनीति एक फ्रॉड है। हमने साइबर के एडिशनल एसपी माननीय श्रीवास्तव साहब को एक सीडी, शिकायत की प्रामाणिक जानकारियां और सारे साक्ष्य। इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों निवाड़ी जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में है। उमा भारती का कहना है कि धार्मिक नगरी में शराब की दुकान का काम क्या है। राजस्व के चक्कर में राम राजा सरकार के दरवाजे पर ही शराब की दुकान खोल ली गई, जबकि दुकान का आवंटन गांव में किया गया था। इसी का विरोध करने के लिए उमा भारती ओरछा पहुंची और यहां के विवेकानंद तिराहे पर स्थित शराब की दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उमा भारती शराब की दुकान के पास पहुंची, 5-6 गायों को दुकान के बाहर खूंटे से बांधकर उन्हें चारा भी खिलाया। उमा भारती ने कहा कि यह दुकान यहां से हटनी चाहिए। एक संदेश दिया है, शराब नहीं दूध पियो। दूसरा संदेश है, गौ समाज की जिम्मेवारी है और शराब सरकार की जिम्मेवारी है। गौ की सेवा समाज करे और शराब पर नियंत्रण सरकार करे। तो यहाँ मधुशाला भी है और यहाँ गौशाला भी है, लेकिन नई नीति में अगर ये जगह नहीं हटी तो फिर सब चीजें मेरे हाथ में होंगी। फिर मेरे को जो मन आएगा वो करूँगी। देखिए, उमा भारती जी अब गीदड़ भपकी देने लगी। उमा भारती जी चमकाती ही करती कुछ नहीं। पिछले 1 साल पहले उनने पत्थर भी मारा था कहीं भोपाल में। उसका हश्र क्या हुआ? कोई माफिया को फर्क पड़ा? क्योंकि ये शराब माफिया जो पल रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान का संरक्षण है शराब माफिया को, और जो गांव-गांव आज शराब बिकवा रहे हैं उसमें शिवराज सरकार। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया को आपने सुना। कांग्रेस कह रही है कि उमा भारती की ये सारी बातें जो हैं गीदड़ भभकी की तरह है। बढ़ते आगे, बुरहानपुर को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित करने पर प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों से नल से जल नहीं मिलने को लेकर शिकायत की है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेम सिंह ने यह भी बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों से गांव की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी नए अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि जो गांव-गांव जाएंगे और इस प्रकार से शिकायत मिलेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की चर्चा हुई है। लेकिन लोगों के नलों से पानी नहीं आ रहा, कितनी जगह से ऐसी शिकायतें हैं? अभी तो हम लोगों ने उसकी सूची मांगी है, अगली बैठक में सूची आ जाएगी। उसके बाद में हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, मतलब आपके जिला पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जब गांव-गांव जाएंगे तो जो भी शिकायत आएगी उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात। अभी तक कितने गांवों में ऐसा हो रहा है कि बुरहानपुर को नल जल प्रमाणित जिला घोषित करने के बाद जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही हकीकत आ गई थी सामने। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ कागजों पर विकास हुआ है। वहाँ ही हम लोग बुरहानपुर में थे, राहुल गांधी जी की यात्रा का वहाँ से शुभारंभ था। जो हालत वहाँ सड़क की और पानी की हो रही है, यदि मुख्यमंत्री जी मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ चलें तो मैं उनको वहाँ दिखा सकता हूँ। शब्दों पर, कागजों पर बहुत विकास हो गया है, मगर विकास किसका हुआ ये मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं। इंदौर कलेक्टर दफ्तर में बीते दिनों हुई चोरी के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी इस शिकायत में इंदौर में फर्जी मतदाताओं की पहचान के बाद मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के सवाल उठाए हैं।
चुनाव आयोग ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की चुनाव आयोग से मांग की गई है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया और महेंद्र जोशी ने यह शिकायत की। चलिए बात हो रही है खेलो इंडिया गेम्स की। खेलो इंडिया के वाटर स्पोर्ट्स में एमपी का जलवा देखने को मिला है और बालक वर्ग के बाद बालिका वर्ग में भी गोल्ड जीता है। आज 5 मुकाबलों में एमपी का जलवा देखने को मिला। 1 गोल्ड मेडल समेत 4 सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। अब बात बुरहानपुर की, जहां कुश्ती प्रतियोगिता में एक लड़की ने जीत हासिल की। बड़ी बात यह है कि दंगल में महिला रेसलर ने पुरुष रेसलर को पटखनी दी। महिला और पुरुष पहलवानों का यह दंगल देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। फिल्म दंगल तो आपने जरूर देखी होगी, ना भी देखी हो तो हम आपको कहानी बताते हैं। वो कहानी है लड़कियों के पहलवान बनने की, पहलवानी में पुरुषों के एकाधिकार को खत्म करने की, जिसके लिए एक पिता अपनी बेटियों को इस कदर मजबूत करता है कि बेटियां अच्छों को धूल चटा देती हैं। और फिर पिता कहता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी देखने को मिला है, जहां महिला पहलवान ने न सिर्फ मैदान में पुरुष पहलवान को चुनौती दी, बल्कि उसे पटखनी भी दी। फिर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपको बता दें कि डोंगर गांव में बाबा रामदेव समिति द्वारा कुश्ती का आयोजन किया गया था। पहलवान हरसूद और महिला पहलवान गहना मोदी के बीच मुकाबला था, जिसमें गहना ने हरसूद को पटखनी देकर बाजी। और आइए आप 25 सेकंड में खबरें देखते हैं। ग्वालियर में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर